गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रिसेंट में उत्तराखंड में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आए हुए, तो उसी सिलसिले में हम देखेंगे कि जो 2024 में यानी कि 30 नवंबर 2024 को आप लोगों का डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जीएस के क्वेश्चन थे उनका पैटर्न था, किस तरीके से जो एग्जाम का लेवल था जीएस में वो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो इसी पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप लोग डीएलएड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जो डीएलएड का पेपर होता है वो पेपर में आप लोगों को 50 मार्क्स की जनरल स्टडीज देखने को मिलती है यानी जीएस देखने को मिलती है, 50 मार्क्स का आपको मैथ्स देखने को मिलता है, 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है और 50 मार्क्स की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें आपको टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इस 200 मार्क्स में आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट है इनको कवर अप करना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है कि कितने कितने मार्क्स की आती है। अब हम देखेंगे अगर आप हमारे साथ प्रोविडेंस कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं डीएलएड बैच के लिए, तो आप लोगों को डीएलएड उत्तराखंड डीएलएड नाम से हमारे एप्लीकेशन पे बैच देखने को मिलेगा, जिस पर आप हमारे बैच को परचेज करने के लिए शिवानी SHIVANI 10 कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस की फीस आपकी 1800 होगी, 1800। और अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस चाहिए, तो आप लोगों को 1800 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट हम बोले तो आप लोगों का पूरा बैच, आपका जो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे उनको 3600 रुपीज में आपको पूरा ऑफलाइन बैच मिलेगा। वही अगर हम बात करें ऑनलाइन बच्चों की, तो जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो 1799 में हमारा बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप लोग प्रोविडेंस कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस यूजर है तो क्लास प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पे आप लोगों को हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड UQIKO देखने को मिलेगा। और अगर लैपटॉप यूजर है तो आप लोग सीधा से प्रोविडेंस कोचिंग वेबसाइट से भी आप लोग हमारे ऑनलाइन एक्सेस के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा फीस शेड्यूल था। हमने देखा कि किस तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में। चलिए, तो आज हमारा जो पूरा मोटिव है, यही मोटिव है कि हम देखेंगे कि जो 2024 में जो 30 नवंबर 2024 को आपका एग्जाम हुआ था डीएलएड का, उसमें हम देखेंगे कि जीएस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, किस तरीके से जो है आप लोगों के जीएस का पेपर यानी जीएस के क्वेश्चन थे वो किस तरीके से उनका लेवल था। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन रही थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपकी मालूम है आप लोगों को कि 1916 में आपका होम रूल लीग चला था, होम रूल लीग चला था, इसकी ये प्रमुख थी। बात अगर करें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो महिला अध्यक्ष तो ये थी कब? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही थी। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू आपकी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। कहाँ की? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इंदिरा गांधी तो हमें मालूम है कि ये क्या रही है, हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। तो यहाँ पे आपको देखा होगा आप लोग कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था या स्वीकार किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ अ सेपरेट नेशन, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। तो कब पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव रखा गया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। 1940 में पाकिस्तान के द्वारा जो है पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था पाकिस्तान के निर्माण के लिए। कौन से अधिवेशन में? पाकिस्तान के निर्माण की कौन से अधिवेशन में बात की गई थी? तो ये आपकी कौन से अधिवेशन में बात की गई थी, बताइए जरा, कौन बताएगा किस अधिवेशन में इसकी बात की गई थी? तो ये अधिवेशन है आपका लखनऊ अधिवेशन। 1940 में आपको हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, तो ये लखनऊ अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हमारा 33rd क्वेश्चन क्या आता है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, वर्नाक्युलर प्राइस एक्ट, कर्जन या इल्बर्ट बिल रिपन। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका पिट्स है। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में लाया गया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं लाया गया था, ये लाया गया था सर विलियम पिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम पिट्स के द्वारा जो है ये लाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है ये बिल पारित किया गया था भारत में जो कंपनी शासन कर रही है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। कब? 1784 में, 1784 में ये बिल पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? तो ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो शक्तिशाली नौसेना आपकी किसके पास थी? चोल के पास थी। चोलों के पास थी हमारी शक्तिशाली नौसेना, जिन्होंने शासन किया था 9 से 13वीं सदी तक, यानी शताब्दी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया गया था। इनका शासन 9 से 13वीं शताब्दी तक चला था, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि आप समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी, इनके पास जो थी क्या थी? सुदृढ़ नौसेना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है? राजपुताना के निम्न राज्यों में से अकबर की संप्रभुता को स्वीकारा नहीं था। किसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकारा नहीं था? तो क्या क्या ऑप्शन पूछा गया है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? मेवाड़, आमेर, मारवाड़ और बीकानेर। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ ने जो है अकबर की संप्रभुता यानी अकबर की अधीनता को स्वीकारा नहीं था। कौन? मेवाड़ ने। मेवाड़ राज्य, यानी कि अगर बात करें मेवाड़ राज्य का जो कौन सा था? सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकारा नहीं था। चलिए तो ये हमने देखा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है ये? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो किसने किया था ये काम? तो ये काम किया था आपके शाहजहां ने। तो शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है जी। कहां से? आगरा से दिल्ली इसने शिफ्ट किया था। क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल्स एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा जो है
राजधानी को स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा डीप में आप लोगों को नहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही आप लोगों को बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th वाला। भारत में सबसे पहले किस जैव मंडल को आरक्षित क्षेत्र के स्थापना की गई, यानी कि कौन सा जैव मंडल है इनमें से? मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी या सुंदरबन, इनमें से कौन सा जैव मंडल है जिसको सबसे पहले स्थापना की थी, जिसकी सबसे पहले स्थापना की थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया? गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, नीलगिरी या सुंदरबन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। तो नीलगिरी को सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित घोषित किया गया था। तो नीलगिरी आप लोगों को मालूम है कि कौन से क्षेत्र में आता है? नीलगिरी आता है आपका तमिलनाडु और केरला प्लस कर्नाटक। तो इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी पर्वत बोल सकते हैं कि नीलगिरी माउंटेन्स है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि इंडिया का ये पेनिनसुलर रीजन है। इस पे आप लोगों को मालूम है कि पश्चिमी घाट हो गई, वेस्टर्न घाट हो गई, सॉरी ईस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जिस पहाड़ी पर मिलते हैं या जिस एरिया पर मिलते हैं, ये क्षेत्र जो आपका कौन सा है? नीलगिरी क्षेत्र है। तो ये नीलगिरी क्षेत्र, इस नीलगिरी क्षेत्र में आप लोगों की क्या होती है? ये नीलगिरी क्षेत्र आपका 3 राज्यों से होते हुए गुजरता है। वही अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में हमारे पास कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 18 जैव मंडल है। तो ये अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में हमारे पास 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं कि which one of the following is the leading producer of spices in the world? Brazil, India, Malaysia, Indonesia. So which one will be the right answer? The right answer will be R, प्यारा भारत। तो भारत जो है मसाला उत्पादक में प्रमुख है। जैसे अगर हम बात करें क्यों है ये प्रमुख, जैसे अगर हम बात करें तो हल्दी हो गया, मिर्च हो गया और क्या बोल सकते हैं इलायची हो गया। तो इन आदि मसालों का जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, आदि मसालों का उत्पादन यहाँ पे आदि और भी बहुत से मसाले हैं, मसालों का जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, जिस वजह से जो है हमारे भारत को क्या बोला जाता है? लीडिंग प्रोड्यूसर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, यानी कि मसालों में सबसे प्रमुख उत्पादक देश। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th में क्या आता है आपका? निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो कौन से राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससीज का सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है? तो क्या आंसर आएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो अगर हम बात करें तो एस परसेंटेज वाइज पूछा गया है। क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? पंजाब का है। तो पंजाब का जो है यहाँ पे लगभग अगर हम बात करें एस परसेंटेज वाइज तो लगभग 39 पॉइंट के आसपास जो है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट रहती है। ये हमसे परसेंटेज वाइज पूछा गया। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली आपके सबसे ज्यादा एससीज कहाँ रहते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट है आपके उत्तर प्रदेश में रहती है। और अगर हम परसेंटेज वाइज पूछे तो परसेंटेज वाइज आपका किस में आएगा? पंजाब। ये सारे आंकड़े हम किसके हिसाब से दे रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस लास्ट टाइम पे 2011 में हुई थी, उसके अनुसार हम ये सारे आंकड़े आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस तरीके से हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है वो क्या होगा। सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडकुल स्टेट स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड सिचुएटेड? कहाँ है भाई? कहाँ
ये कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। तो ये सिडकुल जो है आपकी देहरादून में है, तो यहाँ पे इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पे सिडकुल आपका कहाँ है? देहरादून में है। 11 वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है। अभी फिलहाल अगर हम 2024 के इस प्रश्न पत्र के अनुसार देखें तो इस प्रश्न पत्र के अनुसार आपकी जो जीडीपी है वो द्वितीय क्षेत्र होगा। द्वितीय क्षेत्र ये हम 2024 की जनगणना 2024 के जीडीपी के अनुसार बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का जो है यहाँ पे सर्वाधिक योगदान है। बट अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान में आप सभी को मालूम है और जिनको नहीं भी मालूम है तो वर्तमान समय में आपका टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र जो है सर्वाधिक जीडीपी में जो योगदान है वो किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। अगर हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र के बाद आपका आएगा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का यहाँ पे सर्वाधिक योगदान है और इसके बाद आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो ये हम किसके अनुसार बोल रहे हैं? 2025 के अनुसार, 2025 की जीडीपी के अनुसार। और ये जो आंसर है ये 2024 के अनुसार है। अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र में वर्तमान में, तो यहाँ पे ये भी कवर कर लेते हैं। इसके अनुसार जो है यहाँ पे वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 46.9% के आसपास आपकी कौन सी है? तृतीय क्षेत्र। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम होगा तो हमें मैं बताऊं तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आप लोगों का आता है कृषि, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र में आपके आते हैं कौन? विनिर्माण, मैन्युफैक्चर। और तृतीयक क्षेत्र में आते हैं आपके सेवाएं। तो ये आपकी जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जिनको नहीं मालूम है। फिलहाल अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्तमान में जो आपका वर्तमान में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन हम 2024 के इस प्रश्न पत्र के अनुसार हम इसका आंसर देखें तो यहाँ पे आपका द्वितीय क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों ईयर के आंसर्स बता दिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 12th वाला। तो 12वां प्रश्न क्या पूछता है आप लोगों से? वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठान पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसको मिला था? तो उस समय ये बात बहुत चर्चा में रही थी। तो 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को ये दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन से वर्षगांठ में? 70वें वर्षगांठ में। इसका जो ये 70वां समारोह हुआ था, 70वां समारोह में, 70 समारोह में ये हुआ था। और अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ था? दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1989 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये 2024 में आपके किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती। और अगर हम बात करें तो ये इस आज के हिसाब से भी अगर 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे तो 2025 के अनुसार भी ये करंट अफेयर की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए 13th देखिए। अब देखो ये आगे करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो 2024 को किसे देने की घोषणा की गई है? तो परमाणु विरोधी समूह क्या बोल सकते हैं हम? एंटी न्यूक्लियर ग्रुप निहोन हिंदाइक्यो हु इज डिक्लेयर्ड टू बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2024। तो 2024 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिलने वाला है? ये आपका मिलने वाला है परमाणु विरोधी समूह। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। 14th देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें। उत्तराखंड का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर यानी कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि विच
अच्छा पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड? इज इट नंदा देवी, कामेट, पंचाचूली और कंचनजंगा? तो हमें मालूम है कि उत्तराखंड में जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा आपका कामेट है। कामेट, अगर हम इसकी बात करें हाइट कितनी है 7756 मीटर, यानी 7756 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। कहाँ है ये? आपके चमोली में। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, चमोली में है ये। और अगर हम बात करें तो चमोली में है तो कौन से रीजन पे? इंडो तिब्बत रीजन पे, तिब्बत रीजन। अगर मैं उत्तराखंड का मैप बनाऊं तो आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड में ये इधर उत्तरकाशी हो गया, ये चमोली हो गया और ये पिथौरागढ़ हो गया। तो ये चमोली के इस वाले क्षेत्र पे है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कामेट। ठीक, कामेट पर्वत हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी जिसकी हाइट भी मैंने आप लोगों को बता दी है कितनी, 7756 मीटर। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? कौन है वो? ढोल, फ्लूट, हुड़का या मसकबीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ढोल। तो ढोल को जो है उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। अगर हम बात करें तो इसको जो है जो इसके वादक होते हैं, जो इसको बजाते हैं, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? औजी। जो औजी समुदाय के लोग होते हैं ये इस ढोल को जो है बजाया करते हैं। यानी कि अगर हम औजी को बात करें तो जो दास या दस्यु जो ये समुदाय के लोग होते हैं, इनके द्वारा जो इस ढोल को, इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और जो कि आपके किसमें पवित्र, जो हमारे बोल सकते हैं हमारे जो सांस्कृतिक जो समारोह वगैरह होते हैं उन सभी में आप लोग इसको बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन क्या है? देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन उत्तराखंड? राइस, शुगरकेन, व्हीट और मंडुआ। यानी कि चावल, गन्ना, गेहूं या मंडुआ। तो मंडुए को हम क्या बोलते हैं? रागी भी बोलते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका अगर हम बोले तो उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है और गेहूं जो है फर्स्ट यानी सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड है आपका कौन सा? सेकंड में आपका आता है चावल। चावल जो है दूसरे स्थान पर आता है और गन्ना जो है, गन्ना आपका तीसरे स्थान पर आता है, तो थर्ड पोजीशन पे आता है। तो ये मैंने आपको पोजीशन वाइज भी बता दी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है खेती की जाती है। सबसे पहले गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं के बाद चावल की खेती की जाती है और उसके बाद गन्ने की खेती की जाती है। तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? Which one of the following is not a tropical cyclone? ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जा रही है। तो इज इट हरिकेन, करजात चालीसा, रोरिंग फोर्टीज और टाइफून विली विल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें देखो यहाँ से आपको आंसर यहाँ पे इसी से देखने को मिल रहा है कि गरजात चालीसा जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है, यानी कि सब ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जो साइक्लोन है ये आपके 40 डिग्री, हमें मालूम है कि पृथ्वी को जो है हमने दो बराबर भागों में विभाजित की जाती है, जिसको यहाँ पे बीच में आपका मिडिल में आता है आपका इक्वेटर। इसके इक्वेटर के बाद हम अगर ऊपर की ओर मूव करें तो 90 तक, यानी कि आपके जो अक्षांश होते हैं ये अक्षांश कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से 90 तक चलते हैं। तो यहीं पर हम बात करें तो यहीं पर 40 डिग्री अक्षांश पर, 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पर, यानी अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स पर 40 डिग्री अक्षांश पर ये गरजात चालीसा जो है बहुत तीव्र गति से मूव करती है। यानी अगर हम बात करें तो गरजात चालीसा 40 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होने वाली
होने वाली तेज हवाएं हैं। तो ये बेसिकली हवाएं हैं जो कि बहुत तेज गति से मूव करती है, कहाँ, 40 डिग्री अक्षांश पे, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम 1 2 3 4 इस तरीके से मूव करें तो हम एक टाइम पे 40 डिग्री पर पहुंचेंगे। तो इस 40 डिग्री पर आपकी जो है ये गर्जात चालिसा बहुत अधिक तीव्र गति से चलती है, तो इनको हम बोलते हैं गर्जात चालिसा, यानी कि रोरिंग 40s। चलिए 17 के बाद 18 वाला देखते हैं। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है साइंस का। तो देखेंगे फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो हम देखेंगे कौन सा, दांत। तो ये दांतों को जो है, टीथ को जो है ये प्रभावित करता है। तो फ्लोराइड पॉल्यूशन जो है मेनली टीथ को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन इकोसिस्टम, पर्वत, रेगिस्तान, वन या फिर महासागर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल जो इकोसिस्टम है आपका वो कौन सा है, महासागर, यानी कि ओशियन। ओशियंस को क्यों स्टेबल कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का अगर हम बात करें तो पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो है किसमें है, महासागर में है, यानी कि महासागरीय स्थल से बना हुआ है। और अगर हम बात करें इसको ऐसा कहने का क्या कारण है, इसको ऐसा कहने का कारण ये है, पहला कारण तो ये कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको क्या करता है, ये अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। वही अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, विविधता है, यहाँ बहुत सारी विविधता है, पारिस्थितिकी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस क्षेत्र में, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बायोडाइवर्स होता है ये, बहुत सारी हमें स्पीसीज यहाँ पे एक साथ देखने को मिलती है। और भी भाई और ये हमने कारण देख लिया कि पृथ्वी का 70% भाग पर ये आपका महासागरीय क्षेत्र, इसलिए हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सबसे मोस्ट यानी मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हम इसको कहते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है, यानी कि अम्लीय वर्षा का, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का, ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन परत क्षरण का। अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या बोलता है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसमें देखो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का यानी ओजोन लेयर का डिप्लीशन। बात करें तो ओजोन लेयर जो है आपकी क्या होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की हमें मालूम है कि पृथ्वी की कुछ सतहें होती है, इस सतह को, और ये होता है हमारा क्षोभ मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ये आता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल। पृथ्वी है, पृथ्वी की जो हमारी परतें होती है, पृथ्वी की परतों में आपको मालूम है कि पृथ्वी की कुछ परतें होती है जिसमें आप लोगों को सुना होगा, तो एक होती है हमारी समताप मंडल। अब समताप मंडल, अब हमें मालूम है कि ये सूर्य है, सन है ये, अब सन से जो रेज आ रही है, सन से कुछ हार्मफुल रेज भी आती है, सन से कुछ हार्मफुल रेज जैसे कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हम जिनको बोलते हैं, तो सन से हमारे जो अर्थ की और कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होती है, तो ये इस वाले क्षेत्र पर आती है, कुछ रेज यहाँ पर इस पर टकरा जाती है, कुछ इस क्षेत्र से अंदर मूव करती है। अब मूव क्यों करती है, क्योंकि हमारी जो समताप मंडल है, ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर पतली है, पतली होने के कारण जो है ये क्या करते हैं, कुछ लेयर जो है अंदर आ जाती है, जिस वजह से हमारी स्किन जो है इसको इन यूवी रेज को टैकल आउट नहीं कर पाती है, जिस वजह से हमारा क्या होता है यहाँ पे स्किन कैंसर जैसी हमें यहाँ पे बीमारियां देखने को मिलती है। नॉट इवन स्किन कैंसर, हमें यहाँ पे और भी तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। बट बेसिकली अगर हम बात करें ओजोन परत के क्षरण से, तो इस ओजोन परत के क्षरण से हमारे जो यहाँ पे स्किन कैंसर जैसी जो बीमारियां होती है उत्पन्न होती है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां देखते हैं।
भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई, यानी कि जनरल पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट इन इंडिया बिगिन ऑन, कब जो है भारत की जो आम जनता है उसको जो है इंटरनेट के साथ पहुंच शुरू हुई, तो वो कब थी? 15 अगस्त 1995। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने हैं। 15 अगस्त 1995 से। चलिए अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। 1 GB 1 MB 1 KB, इस तरीके से आपने जो है आपके जो इंटरनेट के जो स्टोरेज होती है या स्पीड होती है, डेटा जो होता है किसके बराबर होता है, ये हमने पूछा जा रहा है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट होता है आपके 1024 MB के बराबर। वही अगर तो 1 GB में आपकी 1024 MB होती है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले होती है हमारी बिट, 8 बिट मिलकर आपकी बनाती है एक बाइट को 1024 बाइट मिलके बनाती है आपकी 1 KB को। 1024 KB मिलके बनाती है आपकी 1 MB को, और 1024 MB मिलके बनाती है आपकी 1 GB को, और 1024 GB मिलके बनाती है आपकी 1 TB को, टेट्राबाइट। तो ये आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है स्टोरेज के हिसाब से हमने यहाँ पे डेटा को देखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1024 MB किसको जब 1024 MB मिलती है तो क्या बनता है? 1 GB। तो ये हमने देख लिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? तो ये बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है द स्टेट विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया। पानी की बोतल व्हाइट वाली। तो द स्टेट विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया, क्या होगा इसका राइट आंसर? असम। असम की चाय बहुत फेमस है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम की जो चाय है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्य की बात कर रहे हैं, असम देखा हमने। लगभग 50% चाय का उत्पादन असम में किया जाता है। तो लगभग 50% चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखेंगे हम कि हमारा जो 24 वाला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय। तो मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा है? कुकी, नागा, मैतई या इनमें से कोई नहीं। लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी ऑफ द स्टेट मणिपुर इज कौन सी होगी? वैसे तो कुकी भी पाई जाती है वहां, तो और कुकी और मैतई ज्यादा पाई जाती है वहां, लेकिन अगर बात करें लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी की तो यहाँ पे मैतई। तो मैतई जो जनजाति है, मैतई जो जाति है या मैतई जो समुदाय है वो मणिपुर राज्य का सर्वाधिक सबसे ज्यादा बड़ा जातीय समुदाय है। नागा की बात करें तो नागा हमें कहाँ देखने को मिलती है? नागालैंड में। तो ये आपकी कहाँ आ गई? आपकी जो 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो स्टेट है, यानी कि अगर हम बात करें इंडिया के मैप में तो ये इधर इस वाले क्षेत्र की जो है ये सबसे बड़ी जातीय समुदाय है। तो मणिपुर राज्य और इस वाले क्षेत्र, इस नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र की जो है यहाँ पे कुकी, नागा, मैतई, ये जो बड़ी बड़ी जाति समुदाय है वो कौन सी? इस एरिया के, जिनको हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वाले क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
as the right to freedom of speech and expression guaranteed आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 51। तो हमें मालूम है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 19 के तहत, जिस पर हमें मालूम है कि जो हमारे पास संविधान में हमारे कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 मौलिक अधिकार है। और उन मौलिक अधिकारों में जो दूसरा मौलिक अधिकार है यानी स्वतंत्रता का अधिकार आपका किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल फ्रॉम 19 to 22। तो यहाँ पे आपका 19 से लेके 22 तक। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 में मिलती है, जिसपे हमें इस आर्टिकल के तहत 6 और अधिकार मिलते हैं, 6 अधिकार मिलते हैं, जिसमें हमें मालूम है, पहला तो हमने देख लिया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पहला हमने देख लिया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शस्त्र रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि अगर हम कोई सम्मेलन कर रहे, कोई आंदोलन कर रहे, तो उसमें हमें अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, शस्त्रहीन जो है हमें आंदोलन या समारोह या सम्मेलन करना है। तीसरा, अगर हम बात करें तो तीसरा अधिकार ये कहता है कि हम किसी भी ग्रुप, किसी भी समुदाय को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, यानी कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो हम वहां पे अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। चौथा अधिकार आपको क्या देता है कि भारत देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में, क्या बोला? भारत देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में अभद्र रूप से संचार करने का अधिकार, यानी कि आप भारत देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। पांचवा अधिकार कहता है कि भारत देश के क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी भी क्षेत्र में अभद्र रूप से निवास कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके निवास कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो आप मध्य प्रदेश में जाके रह सकते हैं, आप यूपी में जाके रह सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आप लोगों के पास रहने का अधिकार है। और छठवां अधिकार आप लोगों को मालूम है कि ये क्या? हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, जो कि अब एक मौलिक अधिकार ना होकर अब एक लीगल अधिकार है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम हमारी क्लासेस लेंगे। तो जब हम हमारी डिटेल्ड क्लासेस लेंगे वहां पे हम सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया जाएगा कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल से क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें दी गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? जुडिशियल रिव्यू का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? इज इट प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बोथ, बी एंड सी? इसका अगर हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार होता है वो न्यायालय को होता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब तो सबसे पहले मैं बताऊं तो क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि संसद के द्वारा नियम कानून जो बनाए गए हैं वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो जुडिशियल मतलब यही है कि जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनकी जांच करना, किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच किया जाता है कि ये जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा वो संविधान के अनुरूप होगा या नहीं, है या नहीं, ये हम जानते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसद बनती ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से है। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो संसद जो है, जो हमारे नियम कानून बनाती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये तीनों मिलके क्या है? संसद का निर्माण करते हैं और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सके। इसीलिए ये अधिकार जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? क्या पूछा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो किसके पास है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आराम से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। तो गंगा का जो है सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, यानी कि गंगा की अगर बात करें 25 किलोमीटर के क्षेत्र में इसकी लंबाई है।
अगर हम बात करें तो गंगा का उद्गम जो है आपके कहां से होता है, गौमुख से। गौमुख कहा, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद से। कहा है ये हिमनद, ये हिमनद है आपके उत्तराखंड में, आपके प्यारे उत्तराखंड में ये हिमनद स्थित है। अगर हम बात करें तो गंगा जो है स्टार्टिंग में भागीरथी नाम से प्रवाहित होती है, भागीरथी नाम से जो है गंगा प्रवाहित होती है। जब गौमुख से निकलती है तो गंगा जो है भागीरथी नाम से प्रवाहित होती है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है आपके देवप्रयाग में। अलकनंदा का संगम जो है, संगम स्थल कहाँ है ये, देवप्रयाग में। तो जब देवप्रयाग में इनका संगम होता है तो गंगा जो है, तो ये भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है तो उसके बाद भागीरथी गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। और प्रवाह होते होते ये 5 राज्यों से होती हुई गुजरती है, 5 राज्य से प्रवाहित होती है, जिसमें आपका उत्तराखंड आता है, जिसमें आपका यूपी आता है, जिसमें आपका बिहार आता है, जिसमें आपका झारखंड आता है, और लास्ट वेस्ट बंगाल। लास्ट क्या आता है, लास्ट वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है और तब जाके ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन, गंगा नदी। तो ये हमने गंगा नदी का एक ओवरव्यू ले लिया। हालांकि जब हम क्लास लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे गंगा नदी जो है किस किस जगह से होते हुए गुजरती है। तो अभी हमने मोटा मोटा देखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, लेकिन बाद में हम डिटेल में देखेंगे। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड में किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो जो मालवा भूस्खलन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड मालवा लैंडस्लाइड डिजास्टर टेक प्लेस। तो कहाँ हुई थी वो आपकी, कहाँ हुई थी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और क्या पूछा है, रुद्रप्रयाग। तो मालवा भूस्खलन आपका कहाँ हुआ था, मालवा भूस्खलन आपका कहाँ हुआ था, चमोली में। ये आपका चमोली नहीं, सॉरी, पिथौरागढ़ में। मालवा भूस्खलन आपका पिथौरागढ़ में हुआ था। ये आपदा घटित हुई थी कौन सी नदी पे, काली नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन क्या है आता आपका आपके सामने। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, मार्टिन कूपर, टिम बर्नली और स्टीव जॉब्स। किसने किया था, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर के द्वारा जो है यहाँ पे फर्स्ट हैंडेड मोबाइल फोन बनाया गया था, मोबाइल फोन बनाया गया था इसके द्वारा। मार्टिन कूपर के द्वारा जो है पहला हैंडेड मोबाइल फोन बनाया गया था, किसके द्वारा, मार्टिन कूपर के द्वारा। कौन से, मोटोरोला, किस नाम से बनाया था, तो ये बनाया था उसने मोटोरोला 8000X, इस नाम से जो है इसने पहला मोबाइल फोन बनाया था, किसके द्वारा, मार्टिन कूपर के द्वारा। चलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मेटल एलिमेंट ऑन अर्थ, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है सर्वाधिक मात्रा में एक ऐसा धातु है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमें मालूम है कि जब ज्वालामुखी होती है या फिर कोई भी हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो इस तरीके की जो हमारी पृथ्वी की संरचना है उसमें आप लोगों को सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, एल्यूमिनियम आपको सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 31st। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने स्कूल लेवल में आराम से पढ़ा होगा कि क्या पूछा गया है कि दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। तो कौन सा कारण होता है, यानी द रीजन फॉर कर्डिंग ऑफ मिल्क, माइकोबैक्टीरियम, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस या फिर सुडोमोनास। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत सही आंसर है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस वो प्रोसेस है जिसमें दूध से
दही बनती है। तो दूध से दही बनने की जो प्रोसेस होती है इसमें जो है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस काम आपकी काफी कारगर है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल है वो किस लिए कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल जो है आपके चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जो कैसा होता है आपका चिपचिपा चिपचिपा प्रकृति का होता है, चिपचिपा प्रकृति का होता है। तो ये तारपीन का तेल आपका जो है चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ये भी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ NEP 2020 इज, उस टाइम का करंट अफेयर है। क्या पूछा जा रहा है कि NEP 2020 के कौन थे चेयरमैन? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जब आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में आई थी। उस समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो चेयरमैन है वो कौन रही थी? क्वेश्चन क्या पूछा, ऑप्शन क्या दे रखे, के कस्तूरीन, सी रंगराजन, जगदेश कुमार या धर्मेंद्र प्रधान। तो किसकी बात की जा रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NEP की जो है कौन थी? के कस्तूरीन। ये के कस्तूरीन जो है आपकी इसरो की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने जो है इसकी जो है ये एक इसके प्रमुख है जिन्होंने NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है यहाँ पे इन्होंने मसौदा तैयार किया था। इन्होंने जो है मसौदा इसका तैयार किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसरो की है ये NEP, ठीक है। के कस्तूरी इन्होंने जो है इसका मसौदा तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था? ये अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन लेवल में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ब्रिक्स समिट 2024 हेल्ड। अभी जो हाल ही में जो PCS हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लोगों को समझना है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके की करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है उसमें जो है कहाँ हुई थी? इसका आयोजित कहाँ हुआ था? रूस, रसिया में इसका जो है यहाँ पे सम्मेलन किया गया था। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिक्स में आपके आते हैं 10 देश। कितने? टोटल 10 देश आते हैं। पहला ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब अगर बात करें तो इसको ब्रिक्स नहीं कहते, अब हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स प्लस प्लस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसमें ब्रिक्स प्लस प्लस? क्योंकि इसमें इन 5 देशों के अलावा 5 और देश है जो ऐड हुए, जैसे इजिप्ट, जैसे इथोपिया, इंडोनेशिया, UAE, अरब एमिरेट, UAE। हो गए कितने हो गए? ब्राजील, USA, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, UAE और कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? और चलिए इसमें एक ऐड कर लेना, देख लेना कि कौन सा छूट गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 का निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है? तो जो भारत सरकार अधिनियम जब यहाँ पे औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था, तो यहाँ पे अलग अलग बोल सकते अनेक अलग अलग एक्टों के माध्यम से यहाँ पे भारत में रूल किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो उसी में से एक ये अधिनियम था हमारा कौन सा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा था? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, यानी डायरकी एट द सेंटर, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन,
प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, डायरकी इन द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी इन प्रोविंसेस। तो इसमें देखो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है किसका था, 1919 का अधिनियम का। तो ये जो क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये तीनों तो थे, लेकिन ये प्रणाली जो है वो किसकी है, 1919 की, 1919 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ हाउ मैनी एमपीज। यानी कितने सांसदों की आवश्यकता होती है इसके लिए, तो लगभग, यानी कि हम बात करें तो 1/3 यानी कि 50 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 लोगों का समर्थन दिया जाना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। हमने देखा कि संसद की 3 बॉडीज होती है ना, संसद की 3 बॉडीज होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि संसद के जो है 3 अंग होते हैं, इसमें लोकसभा में जो है ये अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है। यानी कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज विजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति, सांसद यानी पार्लियामेंट, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द विधि आयोग द लॉ कमीशन। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो इंक्रीमेंट होता है उनकी नंबर्स में वो करता है कौन, संसद। तो संसद के द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, इंक्रीमेंट किया जाता है नंबर ऑफ जजेस में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें दिया गया है। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज enshrined in its preamble, directive principle of state policies, fundamental rights और 7th schedule। यानी उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या 7वीं अनुसूची। तो कल्याणकारी राज्य के लिए जो है यहाँ पे हमें मालूम है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसका प्रावधान किया गया, यानी कि राज्य को ही राज्य के कल्याण के लिए क्या किए गए, निर्देश दिए गए, जो कि आपके किस में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। कहां से कहां तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपके किस में आते हैं, ये पार्ट 3 के अंतर्गत डीपीएसपी आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम 39 में क्या पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविंसेस टू द पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल के तहत, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा भाई, ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है यहाँ पे संसद जो है यहाँ पे संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है जी, 368 ध्यान में रखिएगा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन होगी इसमें, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है इन्होंने भूदान आंदोलन के ये आंदोलन के प्रवर्तक है, यानी कि एक गांधीवादी विचारधारा की महिला थी, गांधीवादी विचारधारा की थी। कौन थी, विचारधारा की थी, कौन, विनोबा भावे, जिन्होंने जो है यहाँ पे भूदान आंदोलन किया गया था, जिनके द्वारा भूदान आंदोलन क्या था, कब किया था भूदान आंदोलन, कब किया था, 1991 में। 1991 में किया था इन्होंने, कहां से, तेलंगाना से इन्होंने जो है यहाँ पे भूदान आंदोलन
किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अमजाद अली खां सरोद, पंडित रविशंकर सितार, एमएस सुब्बुलक्ष्मी वीणा, अल्लाह रखा किसके लिए? तबला के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे हम कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है इसमें? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये एक गायिका थी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी वीणा वादक नहीं थी, ये आपकी गायक थी। ये गायक थी, ये गायक थी। कहाँ की? ये एक नाट्य शास्त्र यानी कि जो गायक बोल सकते हैं। कहाँ की? ये कर्नाटक की, ये जो कर्नाटक की शास्त्रीय संगीत के लिए थी। तो हम बोलते हैं गीतों की रानी के नाम से भी ये जानी जाती। गीतों की रानी भी कहा जाता है इनको, गीतों की रानी भी कहा जाता है। कहाँ की थी ये? कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की जो है शास्त्रीय संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत के लिए जानी जाती है। चलिए, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप किसने कराया था निर्माण? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसने करवाया था? किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? कौन था भाई वो जिसने इसका निर्माण कराया था? अशोक। क्या वो अशोक था? क्या वो आदि शंकराचार्य थे? क्या वो गौतम बुद्ध थे? क्या वो चंद्रगुप्त थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अशोक। अशोक ने इसका जो है यहाँ पे सांची का स्तूप का निर्माण कराया था। कहाँ है ये? एमपी के रायसेन जिले में। एमपी के रायसेन जिले में है ये। कहाँ? रायसेन जिले में अशोक के द्वारा निर्माणित किया गया था इसका। कब? तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी यानी कि 3rd BC में जो है इसका निर्माण किया गया था। 3rd BC में इसका निर्माण किया गया था। चलो लिख ही लेते हैं इसको भी। कब किया था निर्माण? कब किया था इसका? 3rd BC। और आज के समय पर ये कहाँ है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। चलिए ठीक है जी, देख लिया हमने 42। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द टाइफाइड? किससे? पैनक्रियाज यानी पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्रेन। तो अगर हम बात करें तो टाइफाइड से आपका आंतें जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। आंतें जो है प्रभावित होती है। और आंतों में कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे आपकी प्रभावित होती है। किससे? टाइफाइड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट 44। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपका? विश्व एड्स दिवस। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जनरली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे जो इम्यून सिस्टम है बहुत कमजोर हो जाता है। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम जिसमें बेहद कमजोर हो जाता है। यानी कि जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर हो गई तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो शरीर में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी हमारे बॉडीज होती है, एंटीबॉडीज होती है, वो ठीक से काम नहीं करती है और हमारा जो शरीर है वो बहुत कमजोर हो जाता है। जिसके बाद हम आराम से हमारे पे जो है बहुत सी हानिकारक बीमारियां जो है हमारे पे हावी होती है। तो
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो ये आपकी एक कंडीशन है, ठीक है जी, जो आपकी कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। फटाफट से बाकी क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है, तो विच एक्सपर्ट हैज बीन हाइलाइटेड इन द कौटिल्य's अर्थशास्त्र। तो किस लिए? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीति, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। देखो कहने को तो ये आर्थिक अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें आर्थिक जीवन से संबंधित कोई भी जानकारी हमें नहीं देखने को मिलती है। इसमें जनरली हमें क्या देखने को मिलता है? राजनीतिक जो नीतियां है, राजनीति किस तरीके से चलाई जाएगी, राजनीति से संबंधित जो भी हमारी नीतियां होती है वो हमें किसके? कौटिल्य यानी कि चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य को हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। तो चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें राजनीति से संबंधित नीतियां हमें की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा कृषि बैंक एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? Which bank is limited to agriculture and rural finance needs? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है आपका किसके लिए संबंधित है? नाबार्ड आपका संबंधित है किससे? कृषि ग्रामीण वित्त से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम 47 का। तो रुपए जारी किया गया किसके द्वारा? एसबीआई, पीएनबी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिभूति निष्पेक्ष लिमिटेड द्वारा। तो किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा जो है यहाँ पे ये जारी किया गया था, रुपए को जारी किया गया था। ठीक है, तो रुपए जो है आपका जारी किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 48 निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आयकर भी है, इनकम टैक्स भी होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी है या नहीं, उत्पादक एक्साइज ड्यूटी है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसका जो है आयकर, सॉरी कृषि आयकर यानी कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है एक रेवेन्यू का सोर्स नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया, कुछ बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो हमें इनको स्टैटिक वे में ही देखनी है। चलिए दूसरा देखेंगे हम 49, यानी कि आज की क्लास का जो जीएस में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किस एजेंसी द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किस कौन से मंत्रालय के अधीन है ये? मॉस्पी मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इनकम से रिलेटेड जो ये मंत्रालय इसके अधीन जो है ये सीएसओ भी बोलते हैं। आज के समय में तो आप यहाँ पे तो सीएसओ दे रखा, वरना हम इसको एनएसओ के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सांख्यिकी संगठन है। चलिए ये भी हमने देखा। अब देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हम 58 क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो which of the following is considered to be the largest and organized industry of India? Is it चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री? तो किसको जो है किसको जो है सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है? तो वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको जो है सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी को चरखा चलाते वक्त, तो ये आपका था। तो यहाँ पे हमने देखो जो हमारे डीएलएड में जो 50 जीएस के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने देख लिए। तो यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि पेपर का जो लेवल था वो किस तरीके से था। तो हम बोल सकते हैं कि पेपर जो है ज्यादा टफ नहीं था। पेपर को हम बेसिक से माने तो पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मीडियम था, इजी टू मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखे कि बहुत से क्वेश्चन तो टफ थे ही नहीं। पेपर में जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा टफ नहीं थे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पेपर का जो मीडियम था वो इजी से मीडियम था, ज्यादा टफ नहीं था। तो 50 के 50 क्वेश्चन हमने जीएस के देख लिए जो डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। अब आप लोग हमारे साथ डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड
अधिक जानकारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून पे कॉल करिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप लिंक के साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।